नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा को विस्तृत रूप से जानेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा। और बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कब लिखा गया? वर्ष 1946 ईस्वी में लिखा गया है। तो इसे दिमाग में कैसे रखें? तो इसका ट्रिक बना लीजिएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा कितनी? बोले सर 46,000 है। अब बाण भट्ट की आत्मकथा फॉर बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास 46,000, 46 का मतलब हो जाएगा 1946 में, और 1000 का मतलब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जो इसका पहला प्रकाशन है 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से होता है, जो कि दिल्ली में है, और दूसरा यानी कि नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को भी होता है। इसे भी दिमाग में रख लीजिए। तो इस तरह से आपने बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1946 में पहला प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन दिल्ली से होता है, और नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को होता है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण बात आपको लगे उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इतना कुछ देखने के बाद थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ी संक्षिप्त रूप से हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो उनके जीवन परिचय को भी हम लोग लगे हाथ देख लें। बात करें जन्म समय की, तो जन्म समय 19 अगस्त और 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जन्मस्थान के विषय में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित एक गांव है, इस गांव का नाम है ओझवलिया ग्राम, और इसी ओझवलिया ग्राम के एक छोटा सा टोला है, उस टोले का नाम है आत्माराम दुबे का छपरा। तो आत्माराम दुबे के छपरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो मोटी बात दिमाग में रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? बलिया जिले में। बलिया जिले में कहाँ? ओझवलिया गांव में। ओझवलिया गांव के अंतर्गत एक छोटा सा टोला है जिसे आप कहते हैं मुहल्ला। तो मुहल्ले का नाम है आत्माराम दुबे का छपरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ माना जाता है, ठीक है ना। पिताजी की बात करें तो इनके जो पिता का नाम है पंडित अनमोल दुबे, जो कि संस्कृत और ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान थे। माता श्रीमती ज्योतिकली देवी थी, जो कि एक धर्मपरायण महिला थी। अब बात करें इनका, कुछ इन्हें सम्मान मिला है, जिनमें एक सम्मान आप देख पा रहे हैं, सूर साहित्य पर इनको स्वर्ण पदक मिला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो कृति है कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनकी जो रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को वर्ष 1981 ईस्वी में समस्त उपलब्ध रचनाओं का जो संकलन था वो 11 खंडों में हो गया, और उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से जाना जाने लगा। तो मोटी मोटी बातें रख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण आपने देखा होगा ना, सन 1957 में जो भी हम लोग चर्चा किए हैं कि इनको पद्म भूषण की उपाधि मिली है, और इनकी एक प्रमुख रचना है आलोक पर्व। आलोक पर्व निबंध पर सन 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनके बचपन का नाम अगर देखा जाए तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बैजनाथ द्विवेदी था। तो मोटी मोटी बात इनके जीवन से संबंधित आप देख लीजिएगा। और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुआ। तो मोटी बात आपने क्या देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में, मृत्यु 19 मई 1979 में, बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी, पिता अनमोल दुबे, माता श्रीमती ज्योतिकली। पुरस्कार की बात करें तो कबीर पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक मिला है, और अभी आपने देखा कि आलोक पर्व पर जो कि एक निबंध है 1973 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है और अगर यहाँ से प्रश्न बने तो इस प्रश्न में आप किसी प्रकार की गलती ना करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग इनकी रचना कर्म की, यानी कि इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखा है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, जिनमें पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और तीसरा आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का आदि काल। तो देखें, जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसमें हम लोगों ने देखा था हिंदी साहित्य की भूमिका कितनी, बोले सर 1000। अब कितनी 1000 है? चूंकि 1940 में लिखा गया है तो हम लोग यही कह देते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, बोले सर 40,000 है। अब दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखा गया है, तो हम लोग कह देते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में लिखा गया है। तो मोटा मोटा इसे अगर दिमाग में रखना हो तो दिमाग में लिख लीजिएगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000 है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बोले 52,000 में हुआ, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52,000 में हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं 1952 में लिखे गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। ठीक है ना, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे चूंकि हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया बाणभट्ट की आत्मकथा, तो थोड़ा सा उपन्यास जो इनके द्वारा लिखे गए हैं उन सभी उपन्यासों को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंटरनेट के पाठ्यक्रम में कभी कभी उपन्यासों का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो जिनमें अगर बात की जाए तो खास तौर से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जितने उपन्यास हैं यहाँ से प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं, और ख़ास तौर से इन उपन्यासों को क्रम लगाने के लिए। तो इसे दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा, आवश्यकता समझिएगा तो नोट कर लीजिएगा। उपन्यास की बात की जाए तो पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। अब आपको पता ही है कि आत्मकथा भी आपने देखा 40,000। दूसरा है चारुचंद्र लेख। अब चारुचंद्र लेख अगर कोई चीज़ लिखा जाएगा तो तिरछे तिरछे लिखा जाएगा, यानी कि 63 में, 1963 में। और तीसरा उपन्यास है पुनर्नवा। अब पुनर्नवा कब लिखा गया? तो 1973 में, है ना। अगर कोई चीज़ क्या हो जाए, नवा हो जाए, नवा नवा मिल जाए तो 73 हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, है ना। तो 73 ले लीजिए। अनाम दास का पोथा की बात करें तो 1976 में। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, बोले सर बाणभट्ट की आत्मकथा तो 46,000 है। चारुचंद्र लेख, अगर चारुचंद्र लेख लिखा जाएगा तो तिरछे तिरछे लिखा जाएगा। पुनर्नवा होगा तो पुनर्नवा होने के लिए, फिर से नवा होने के लिए बिल्कुल 73 जाना पड़ेगा, है ना। आपको पुनर्नया होने के लिए, अच्छा बनने के लिए 73, किसी भी, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो चाहे उपन्यास हो, उसको बिल्कुल 73 अध्ययन करना पड़ेगा। और अनाम दास का पोथा, तो पोथा भैया देखिए, है ना, 76 या 7-6 पोथा अपने पास रख लीजिएगा। इसे दिमाग में रखिए। और अगर ये भी ना याद हो जाए तो आप इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का एक ट्रिक बना लीजिएगा कि बचपन में हजारी प्रसाद क्या करते थे, उपन्यास लिखते थे। तो दिमाग पर रख लीजिएगा, बा फार बाणभट्ट की आत्मकथा, चा फार चारुचंद्र लेख, पा फार पुनर्नवा, और ना को आप ले लीजिएगा अनाम दास का पोथा। ठीक है ना, बचपन ले लीजिएगा। बचपन, हजारी प्रसाद का बचपन उपन्यास से बीता, उपन्यास से बीता, उपन्यास से क्रम में बीता, जैसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर क्रम लगाने के लिए प्रश्न आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास क्रम क्या है, बोले बचपन से है। ठीक है ना, बचपन, बाफार बाणभट्ट की आत्मकथा, चाफार चारुचंद्र लेख, और पाफार पुनर्नवा, और नाफार अनाम दास का पोथा। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए कुछ निबंध संग्रह हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। जैसे इनका नाम है उसी प्रकार से इन्होंने 1000 रचनाएं भी की हैं। तो पहला आप निबंध संग्रह देख पा रहे हैं, अशोक के फूल। अब अशोक के फूल की बात करें तो 1948 में लिखा गया है। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अशोक के फूल 1000 होते हैं, और कितने 1000 होते हैं, 1-2 नहीं बल्कि 48,000 होते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का 48,000 है, तो 1948 में लिखा गया है। अगली रचना है कल्पलता। कल्पलता की बात करें तो 1951 में लिखा गया है। तो उसे भी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कल्पलता, यानी कल्पलता कितनी होती है, बोले कल्पलता होगी तो 51,000 होगा।
ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं की कल्पलता 1000 होती है, अशोक के फूल 1000 होते हैं, ठीक है ना। और फूल होंगे तो 48,000 होंगे और कल्पलता होगी तो 51,000 होगी, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं मध्यकालीन धर्म साधना। मध्यकालीन धर्म साधना की बात करें तो 1952 में लिखा गया इनका निबंध संग्रह है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मध्यकाल में धर्म की साधना बिल्कुल 52,000 होती थी, ठीक है ना। विचार और वितर्क, भैया देखो विचार और वितर्क की तो बात ही ना करो। विचार और वितर्क कितने, बोले 57,000, है ना। तो विचार और वितर्क तो होते रहते थे। 57,000 हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है ना। अब विचार वितर्क होगा तो विचार का प्रवाह भी होगा। तो प्रवाह हुआ तो कितना, बोले सर प्रवाह तो 59,000 हुआ। तो विचार प्रवाह 59,000, इन्हीं की 1959 में लिखा गया। 1000 का मतलब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, ठीक है ना। आगे है कुटज, और कुटज की बात करें तो 1964 में लिखा गया, है ना। तो कुटज कितने हुए, बोले 64,000। और आगे हैं साहित्य के सहचर। अब साहित्य के सहचर कौन है, बोले सर 65 हैं। तो 1965, है ना। तो साहित्य के सहचर 65, साहित्य के सहचर 65,000, हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आलोक पर्व, बिल्कुल आलोक का पर्व होगा, है ना। तो बिल्कुल बेहतर होगा। कितना हो, कैसा होगा, बेहतर होगा। और इसी आलोक पर्व जो कि 1972 में लिखा गया है, इसी को 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्व को आप समझ रहे हैं कि इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, पद्म भूषण मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। तो इन सब दृष्टि से आप देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कितने महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से इन सभी दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप सभी के लिए या हम सब के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप निबंध को देख लीजिए एक बार फिर से। संग्रह अशोक के फूल, बोले सर अशोक के फूल 48,000, कल्पलता 51,000, मध्यकाल धर्म साधना 52,000, विचार और वितर्क करो 57,000, विचार प्रवाह 59,000, कुटज 64,000, साहित्य सहचर 65,000 और आलोक पर्व की बात करें तो 72,000। यानी कि आलोक पर्व जो है बेहतर होता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ निबंध भी इन्होंने लिखा है, जिनमें आपने देखा अशोक के फूल है, बसंत आ गया है, और मेरी जन्मभूमि एक अन्य इनका निबंध देखने को मिलेगा। एक निबंध है एक कुत्ता और एक मैना, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा और ट्रिक में याद कर लीजिएगा। एक कुत्ता और एक मैना 1000 बार हमने देखा है। अशोक के फूल हमने 1000 देखा है। बसंत आ गया है, हजारों बार आ गया है, तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मेरी जन्मभूमि है 1000 बार, है ना। 1000 बार इसको प्रणाम करेंगे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की द्वारा लिखे गया निबंध है। दिमाग खाली है, मेरा दिमाग खाली है, 1000 बार खाली रहता है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। शिरीष के फूल एक बड़ा प्रसिद्ध इनका निबंध है। तो शिरीष के फूल भी 1000 होते हैं, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। एक इनका निबंध आप देखेंगे कि वर्षा घनपत से घनश्याम तक, तो वर्षा घनपत से घनश्याम तक हर बार 1000 बार होगी। 1000 बार का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और कुटज इनका निबंध संग्रह भी है और निबंध भी है, तो ध्यान में रख लीजिएगा 1000 है। साहित्य में हिमालय की परंपरा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है, दिमाग में रख लीजिएगा। जीवम सरदह सतम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, है ना। देवदारू एक इनका निबंध है, तो देवदारू 1000 होते हैं, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आत्मदान का संदेशवाहक बसंत 1000 बार हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बोले सर नाखून तो 1000 बार बढ़ते हैं, नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है और आपके एनटीए पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है, ठीक है ना। अगला घर जोड़ने की माया, घर जोड़ने की माया तो भैया 1000 है, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। और गुरु नानक देव को जन्म लिए हजारों वर्ष हो गए, हजारों वर्ष मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ये सभी निबंध हैं। तो ऐसे मोटा माटी क्लू बनाइएगा, आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया तो निश्चित रूप से आप बना ले जाएंगे। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कुछ आलोचना साहित्य हैं जिन्हें भी हम लोग देखेंगे, जिनमें पहला आलोचना साहित्य आप देख पा रहे हैं सूर्य साहित्य। सूर्य साहित्य की बात करें तो 1936 ईस्वी में लिखा गया है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। सूर्य साहित्य कितना, बोले 36,000, है ना। सूर्य साहित्य 36,000। अब 36,000 का मतलब है
1936 में लिखा गया। 1000 का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका, अभी आप देखे थे कि हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000 है ना, 1940 में लिखा गया है। 1000 है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कबीर, यही कबीर जिस पे इनको पुरस्कृत किया गया है ना, मंगला प्रसाद। तो कबीर की बात करें तो कबीर 1942 में, तो कबीर पर 42,000 लिखा। कबीर पर 42,000 आलोचना लिखी है ना। तो 42 का मतलब 1942 में लिखा गया। 1000 का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आलोचना का मतलब आलोचना परक रचना है। ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल अभी आपने देखा है कि 52 है ना, 1952 में 52,000। ठीक है ना। हिंदी साहित्य के आदिकाल हुए बोले 52,000 हो गया। ठीक है ना, यानी कि 52,000 बारी 1952 में लिखा गया है। मेघदूत एक पुरानी कहानी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक साहित्य है। कब लिखा गया? 1957 में। ध्यान में रख लीजिएगा कि मेघदूत एक पुरानी कहानी है, 57,000 पहले की। 57,000 पहले मतलब 1957 में लिखा गया है। साहित्य सहचर अभी आपने देखा था, तो वही साहित्य सहचर 1965 में जो लिखा गया था, 65,000। साहित्य सहचर कितने बोले? 65,000 हैं। फार हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की लालित योजना की बात करें तो कालिदास की लालित योजना भी 1965 में लिखा गया है। और आप कह सकते हैं कालिदास की लालित योजना जो होती है वो 65,000 है। तो मोटा माटी क्लू बनाइएगा और याद करने का प्रयास करिएगा कि सुर साहित्य कितने बोले सर? सुर के साहित्य 36,000 और हिंदी साहित्य की भूमिका है ना 40,000। कबीर बिल्कुल 42,000 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 52,000। मेघदूत एक पुरानी कहानी 57,000। साहित्य के सहचर 65,000 यानी 1965 में लिखा गया। और कालिदास की लालित योजना 1965 यानी कि 65,000। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। अब आगे बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कुछ पुस्तकें और हैं जहां से प्रश्न बनता है। और एनटीए प्रश्न में, एनटीए की परीक्षा में अगर बात की जाए तो एनटीए की परीक्षा में क्रम मिलाने वाला प्रश्न ढेर सारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इनकी अन्य पुस्तकें की बात की जाए तो इन पर अन्य पुस्तकें जो लिखी गई हैं जिनमें आप देखेंगे दूसरी परंपरा की खोज है ना, इन्हीं की हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। इसे इन्होंने नहीं लिखा है, ये 1982 में लिखी गई है। और किसने लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा दूसरे परंपरा की खोज कौन लोग करेंगे? बोले दूसरे परंपरा की खोज तो नामवर लोग करेंगे। ठीक है ना। कब करेंगे? बोले 82 बार करेंगे। 82 बार 1982 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरी परंपरा की खोज तो नामवर लोग करेंगे और 82 बार करेंगे। इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर लोग करेंगे, 82 बार करेंगे। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1989 में लिखा गया है ना। 1989 में लिखा। किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है ना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है। तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, 89 है ना, और विश्वनाथ तिवारी। अब दिमाग में रख लीजिएगा 89,000 विश्वनाथ है ना, 89,000 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो 1000 से आप ले लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, 89 बार क्या करते हैं? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के यहाँ जाते हैं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं साहित्य और चिंतक हजारी प्रसाद। तो साहित्य और चिंतक हजारी प्रसाद की बात की जाए तो इसमें देखेंगे इसके लेखक है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी 1977 में। ठीक है ना, राममूर्ति त्रिपाठी। साहित्य और चिंतक हजार कौन है? बोले हजार चिंतक तो भैया वही हैं। कौन? बोले डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। दिमाग में रख लीजिएगा। और अगली इन पर लिखी गई रचना है व्योमकेश दरवेश। कौन लिखे हैं? इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। ध्यान में रखिएगा, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूर्ण स्मरण है और इनकी जीवनी एवं आलोचना है। ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं हजारी प्रसाद समग्र पुनरावलोकन है ना, 2012 में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं चौथीराम यादव। ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का समग्र पुनरावलोकन दोबारा होगा, दोबारा माने 12 में बार होगा। और चौथीराम
यादव द्वारा लिखा गया है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पर आते हैं और सबसे पहले हम लोग इसकी विषय वस्तु देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, 1946 में लिखा गया है। तो इस बाणभट्ट की आत्मकथा की जो विषय वस्तु क्या है, देखिए विषय वस्तु की बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है नारी पात्रों का चित्रण आपको देखने को इसमें मिलेगा। और तीसरी विशेषता आपको मिलेगी इस उपन्यास की कि इसमें जो है प्रेम के उच्च कोटि के स्वरूप का चित्रण किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और चौथी बात है कि बाणभट्ट के जीवन से संबंधित कथा है, ठीक है ना। और पांचवी विशेष बात है कि इसमें एक प्रेमिका, सन्यासी, पत्नी, सबकी जो भूमिका होती है, तो सबकी भूमिका को चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपने क्या देखा कि हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति इसका विषय है, नारी के पात्रों का चित्रण इसमें है, प्रेम के उच्च कोटि का स्वरूप आपको दिखाई देगा, बाणभट्ट के जीवन से संबंधित कथा है, प्रेम का, सन्यासी और पत्नी की भूमिका आप यहाँ पर देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग खास तौर से अगर देखा जाए तो जो प्रमुख पात्र हैं उन सभी पात्रों को हम लोग देखेंगे, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 में जो प्रमुख पात्र हैं उन सभी पात्रों का हम लोग थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे कि कौन से पात्र का क्या स्वरूप है, क्या उसका चरित्र है, उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। बात करें सबसे पहला पात्र तो बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट कौन है? सम्राट हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर के शासक हैं, तो उनके राजकवि हैं और इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। इनका वास्तविक नाम दक्ष है, तो इसे भी दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं बाणभट्ट को, तो बाणभट्ट इस उपन्यास का नायक माना जाता है। वास्तविक नाम अभी हमने आपको बताया कि दक्ष है, ठीक है ना। वह प्रसिद्ध पंडित जो कि बादशायन बंसी, जिनका नाम था जयंत भट्ट, तो ये जयंत भट्ट का पौत्र है ना। और अल्पायु में ही मातृ सुख से वंचित हो जाता है, यानी कि माता का निधन हो जाता है। और 14 वर्ष की अवस्था आते आते इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से माता का प्रेम और पिता के स्नेह दोनों से यह बालक वंचित हो जाता है और नगर तथा जनपद में घूमता है, इसीलिए इसे नंद भी कहते हैं। वह एक कवि हृदय वाला व्यक्ति है और नारियों के प्रति जो है सम्मान भाव रखता है। एक बार आप देखेंगे इस उपन्यास में बाणभट्ट को, तो बाणभट्ट जो है भट्टनी के सौंदर्य में जो है परमात्मा की झलक पाते हैं और अनेक विद्याओं तथा कलाओं में बाणभट्ट निपुण हैं। इनकी प्रशंसा स्वयं भट्टनी और निपुणिका दोनों करते हैं और दोनों जो है इनसे प्रेम भी करते हैं। और बाण चूँकि भट्ट ऐसे हैं जो कि निपुणिका के आग्रह पर भट्टनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, तो इसे भी इस उपन्यास में दिखाया गया है और भट्टनी को बचाते भी हैं, तो इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पात्र आप देख रहे हैं निपुणिका, और कहीं कहीं निपुणिका मिलता है, दोनों निपुणिका और निपुणिका जो भी है आप दिमाग में रखे रहिएगा। ये एक अस्पृश्य जात की कन्या थी और इसका बात करें विवाह कादविक वैश्य के साथ हुआ था, किंतु 1 वर्ष के भीतर ही वह विधवा हो गई और ससुराल में मिले दुख को ना झेल पाने के कारण वह घर छोड़कर भाग जाती है। तो बाणभट्ट से निपुणिका की जो भेंट है उज्जैन में हुई, जहाँ बाणभट्ट जो है नाटक का सूत्रधार था। तो चूंकि निपुणिका एक कुशल अभिनेत्री है और बड़ा कुशल अभिनय करती है, एक बार की बात है उज्जैन में ही नाटक मंडली चल रही थी। परम भट्टारक उस नाटक मंडली को देखने के लिए उपस्थित थे, अभिनय चल रहा था। एकाएक जो है निपुणिका को देख करके बाणभट्ट हंस पड़ता है, जिससे निपुणिका जो है अपनी उपेक्षा मान लेती है और अपना
उपेक्षा मान करके वह जो है नाटक मंडली को छोड़कर चली जाती है। और 6 वर्ष बाद फिर उस निपुणिका की भेंट जो है बाण भट्ट से होती है। तो ये निपुणिका जो है एक पान की दुकान चलाती है और उससे अपना गुजर बसर करती है। और जब 6 वर्ष बाद बाण भट्ट से मुलाकात होती है तो वही निपुणिका है जो बाण भट्ट से कहती है कि भट्टनी को मुक्त कराइए। तो भट्टनी को मुक्त कराने में बड़ी सहायता भी करती है, बाण भट्ट के साथ साथ रहती है और वह बाण भट्ट को अपना गुरु मानती है और जिसने उसे स्त्री धर्म समझाया था। अब निपुणिका है जानती है कि भट्टनी भी बाण भट्ट से प्रेम करती है, किंतु उससे ईर्ष्या का भाव जरा भी नहीं है। और नाटक उपन्यास के अंतिम में आप देखेंगे कि नाट्य मंच पर ही निपुणिका का जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रमुख पात्र भट्टनी है और भट्टनी की बात करें तो भट्टनी देवपुत्र तुअर मिलिंद की रूपवती कन्या है जिसका जो है अपहरण कर लिया जाता है। तो जब इसका अपहरण हो जाता है तो बाण भट्ट, निपुणिका और कृष्णवर्धन के सहयोग से जो है भट्टनी को मुक्ति मिलती है और भट्टनी को यानी कि नगर द्वार से पुरुष द्वार और पुरुष द्वार से जालंधर तथा जालंधर से योगेश्वर और न जाने कहाँ कहाँ की यात्रा करनी पड़ती है। आप देखेंगे कि भट्टनी में थोड़ा सा अहंकार भाव था, लेकिन जब ये दासों के स्पर्श में आती है तो उसका सारा जो हमभाव है वो चूर चूर हो जाता है और वह बाण भट्ट से मिलती है। तो बाण भट्ट की प्रशंसा करती है कि तुम एक सच्चे कवि हो और मेरी बात गांठ बांध लो कि तुम इस आर्याव्रत के द्वितीय कालिदास हो। तो इस प्रकार से जो भट्टनी है वो बाण भट्ट से मन ही मन प्रेम करती है, किंतु प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाती है। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा कि भट्टनी के स्वभाव में आपने क्या देखा, एक तरफ अहंवादी है, फिर उसका अहंकार चूर होता है और है ना बाण भट्ट के प्रति आकर्षित है, प्रेम करती है। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला जो प्रमुख पात्र है वो भी एक नारी पात्र है और नारी पात्र की बात करें तो महामाया है। महामाया की बात करें तो महामाया इसका एक प्रमुख पात्रा है और अघोर भैरव की प्रेमिका आप कह सकते हैं, यानी कि अघोर भैरव से प्रेम करते हैं। अगले पात्र के रूप में आप पाएंगे सुचरिता को, जो कि एक नारी पात्र है। और छठा प्रमुख पात्र अघोर भैरव जो कि महामाया से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम जो है इनका उस प्रकार का प्रेम नहीं है और प्रेम के असली वास्तविक रूप को ये दोनों पहचानते हैं। बात करें अगला धावक एक पात्र है, तो उपन्यास में आप देखेंगे कृष्णवर्धन, यही कृष्णवर्धन है जो कि भट्टनी की तलाश में भट्टनी को मुक्त कराने के लिए बाण भट्ट निपुणिका के साथ साथ रहते हैं। अगले पात्र के रूप में आप विग्रह वर्मा को देखेंगे। अगला एक पात्र है लोरिक देव, पुजारी और भुआ शर्मा। ये भी आपको छोटे छोटे प्रमुख पात्र इस उपन्यास में आपको दिखाई देंगे। तो इन सभी जो मोटे मोटे 12 उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, इन्हें दिमाग में रख लीजिएगा कि बाण भट्ट, निपुणिका, तो बाण भट्ट है, निपुण है ना, भट्टनी है, महामाया है तो उसका सुचरित है। अब सुचरित है तो घोर भैरव आएगा तो धावक बन जाएगा। कृष्णवर्धन मिलेंगे तो विग्रह होगा, मिलन होगा तो विग्रह होगा, विग्रह हुआ तो लोरिक पुकारी आया, और लोरिक पुकारा तो पुजारी आया, पुजारी आया तो भू हुआ, भू शर्मा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा क्लू बनाइएगा और इन सभी पात्रों को याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पात्र से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, इस आत्मकथा का सारांश भी हम लोग देखें। अब देखिए भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की बात की जाए तो 7वीं शताब्दी के जो है भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण हुआ है और उस समय उत्तर भारत पर क्या हो रहा था, हूणों का आक्रमण हुआ करता था और कोई भी बड़ी शक्ति उसका प्रतिरोध यानी कि उसे रोकने में समर्थ नहीं थी। थानेश्वर का, जिसे आप स्थानेश्वर कहेंगे, का शासक हर्षवर्धन थे और उन्हीं का जो
दरबारी कवि थे, बाण भट्ट थे। ठीक है ना। तो इन्हीं बाण भट्ट को इर्द गिर्द जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास घूमती है। अब बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को रमेश कुंतल मेघ जी ने भौगोलिक यात्राओं के आधार पर उस उपन्यास को 5 चरण में बांटा है ना, जिसे थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में आप देखेंगे कि थानेश्वर या स्थानेश्वर कह लीजिए में बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट होती है, और इस भेंट में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल की जो भट्टनी है वो बंदनी है और वह क्या हो गई है, बंदी बना ली गई है, तो उसे किसी तरह से निकाल लाया जाए। तब जो बाण स्त्री का भेष बना करके राजकुल में जाते हैं और भट्टनी को बाहर निकाल लाते हैं। यानी कि पहले चरण में आप देखेंगे कि किसका है ना, तो आप देखेंगे बिल्कुल निपुणिका और बाण भट्ट मिलते हैं। निपुणिका बताती है कि भट्टनी जो है बंदनी है ना, तो उसे किसी तरह से बाहर निकाल लिया जाए। अब बाण भट्ट क्या है, स्त्री का भेष बना करके राजकुल में जाते हैं और भट्टनी को बाहर लाते हैं। ये पहले चरण की घटना है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में दिखाया गया है कि कई लोगों का सलाह लेकर के बाण भट्ट भट्टनी निपुणिका को क्या करते हैं, गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। चुनार दुर्ग है ना, या किला कह सकते हो, के पास जाकर के नौका कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। तब भट्टनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती हैं और बाण दोनों को बचा लेता है। बाद में तीनों को लेकर के लोरिक देव नामक अहिर के जो कि एक सामंत हैं उनके यहाँ निवास करते हैं। यहाँ तक का वर्णन जो है द्वितीय चरण में दिखाया गया है। अब तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाण भट्ट उन दोनों यानी कि भट्टनी और निपुणिका को सामंत, वही सामंत लोरिक देव के यहाँ छोड़ करके हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रतिभा तथा कौशल के बल से वह जो है हर्ष के दरबार में राजकवि हो जाता है। बाद में बाण द्वारा भट्टनी को थानेश्वर आमंत्रित किया जाता है और भट्टनी का स्वतंत्र नारी की तरह रहने का वर्णन जो है ये तृतीय चरण में किया जाता है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए चौथा चरण। अब चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में दिखाया गया है कि इसमें यह दिखाई देता है कि भट्टनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि वह आर्यव्रत की रचिता है तथा इसी कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये चौथे चरण में आपको दिखाई देगा। और पांचवें चरण की बात करें तो पांचवा चरण आप देख पा रहे हैं, इसमें बाण भट्ट भट्टनी और निपुणिका का पुनः स्थानेश्वर में यानी कि थानेश्वर में क्या होता है, हर्ष का दरबार लगता है और पुनः एक बार क्या होता है, रत्नावली नाटक का मंचन होता है तथा इस नाटक के समापन के साथ ही इसी मंच पर ही निपुणिका का प्राणांत हो जाता है। तो बाण भट्ट आप कह सकते हैं, इस प्रकार से बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास आप देख पा रहे हैं, है ना। अतः बाण भट्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तूर मिलिंद जो कि प्रतापी सम्राट हैं, उनकी अपहृत पुत्री भट्टनी को उनके घर छोड़ने चला जाता है। तो ये सब कथाएं आप अगर चरणों की बात की जाए तो 4 चरण में देख सकते हैं, जिसे रमेश कुंतल मेघ जी ने यात्रा के आधार पर बताया है। ठीक है ना। अब मोटी मोटी बात बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित कुछ और सारांश अगर देखना है तो उसे भी आप देख लीजिए, मतलब उसको थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुन लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। अभी आपने देखा कि इस उपन्यास में क्या है, 7वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। आपने देखा उस समय उत्तर भारत में हुणों का आक्रमण हुआ था, ये भी आपने देखा, और कोई बड़ी शक्ति उसका सामना करने में सक्षम नहीं थी, इसे आपने देखा। आप ये भी देखे हैं कि थानेश्वर का जो शासक हर्षवर्धन है एवं उसके राजकवि बाण भट्ट थे, वे क्या करते हैं, ये दिखाया गया है। तो हरिप्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास में 2 तरह के पात्रों को लिया है। एक तरफ तो ऐतिहासिक पात्र जिनमें हर्षवर्धन, कुमार कृष्णवर्धन, राजश्री और देवपुत्र मिलिंद तथा बाण भट्ट हैं, और दूसरी तरफ काल्पनिक पात्र हैं जिनमें निपुणिका को देख रहे हैं, महामाया है, भट्टनी है, अघोर भैरव है और सुचरिता है।
ये सब काल्पनिक पात्र हैं। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास और कल्पना का जो सुंदर समन्वय बाणभट्ट की आत्मकथा में किया है। और बाणभट्ट की आत्मकथा में नारी सम्मान की रक्षा का भाव भी केंद्रित है। और बात किया जाए कि बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है बाणभट्ट रचित हर्षचरित जो है इसका उपजीव ग्रंथ है। तो ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित जो उपन्यास है उसका उपजीव ग्रंथ है। अब जब एक प्रतापी सम्राट तूर मिलिंद की पुत्री भट्टिनी का अपहरण हो जाता है, एक कथा में दिखाया गया है कि जब एक प्रतापी सम्राट जिनका नाम है तूर मिलिंद, उनकी पुत्री है भट्टिनी, और भट्टिनी का अपहरण हो जाता है, तो भला साधारण नारी की क्या स्थिति हुई होगी, इसे आप कल्पना कर सकते हैं। बाणभट्ट निपुणता और कृष्ण वर्धन के प्रयास से भट्टिनी के सम्मान की रक्षा हुई। यह सामंती व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है कि नारी को मात्र भोग्या माना जाता है। बाणभट्ट स्वयं कहते हैं कि क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु की तरह जो स्त्री है वो अपमानित होगी, है ना। उन्होंने कहा क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी तरह अपमानित होती है। इस उपन्यास की एकमात्र जो है सशक्त पात्र आप देख पा रहे हैं महामाया है। यह स्त्री को प्रकृति मानती है, जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में है। वह कहती है पुरुष को पूर्णता पाने के लिए स्त्री की आवश्यकता निरंतर होती है, और जो स्त्री की उपेक्षा करता है वह पूर्णता से दूर रह जाता है। ये पंक्ति आ सकती है कि कौन कहता है ना, कि पुरुषों की पूर्णता पाने के लिए स्त्री की आवश्यकता निरंतर होती है, और जो स्त्री की उपेक्षा करता है वह पूर्णता से दूर रहता है। तो महामाया का कथन है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये प्रसंग आया है, ठीक है ना। बाणभट्ट कहते हैं एक जगह पर कि सियारों के स्पर्श से जो किशोरी होती है वो कलुषित नहीं होती है, और चरित्रहीनों के पास वास करने से सरस्वती कलुषित नहीं होती है। तो दिमाग में रखिएगा कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती है, और चरित्रहीन के पास वास करने से सरस्वती कलुषित नहीं होती है। ये कथन बाणभट्ट ने स्वयं कहा है, ठीक है ना। अब निपुणिका की बात करें तो रंगशाला में अभिनय करती है तथा एक स्थान पर पान बेचती है। इसकी चर्चा हमने बताया था, जहाँ नारी केवल खरीदने एवं बेचने की वस्तु होती है। फिर भी बाणभट्ट मानते हैं कि ऐसी स्थिति में भी निपुणिका पवित्र है। अब बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेम एवं नारी दोनों के प्रति उदात्त भाव रखा है। यहाँ प्रेम वासना जनित ना होकर के संयमित है, अनुशासित है, उदात्त एवं पवित्र है। निपुणिका एवं भट्टिनी दोनों ही बाणभट्ट से प्रेम करते हैं, परंतु उनमें वासना की गंध लेस मात्र भी नहीं है। इसे भी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में दिखाया गया है। इसी प्रकार महामाया एवं अघोर भैरव का प्रेम है, जो कि भावनात्मक ना होकर के साधनात्मक है। इसमें भाव की तुलना में तप, त्याग और साधना को महत्व दिया गया है। आगे विरति व्रज और सुचरिता का प्रेम, जो कि साधनात्मक एवं भावात्मक दोनों ही कोटियों में आप देख पाते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में। तो इस उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी जी ने जनसाधारण को यह संदेश दिया है कि सुधारों का कार्य जो है राजा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि स्वयं अपनी शक्ति से उन सुधारों को क्रियान्वयन करना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वोपरि मान करके सभी एकजुट होकर के राष्ट्र की सेवा में त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का संदेश है। तो इस प्रकार से आपने उपन्यास का जो है संक्षिप्त रूप से सारांश देखा है और जाना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बिंदु आसानी से दिमाग में बैठ गए होंगे, और यहाँ से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो आप निश्चित रूप से आसानी से कर पाएंगे। अब इस उपन्यास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि कथन है, जैसे नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में कहा गया है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दूसरा है कि सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये भी बात बाणभट्ट ने कहा है।
दिमाग में रखिएगा। इन्हीं की बाणभट्ट की आत्मकथा में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है ना। बाणभट्ट स्वयं ब्राह्मण था। कहता है कि ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह ना भिखारी होता है, ना महासंधि विग्रहक है, वह धर्म का व्यवस्थापक है। तो ब्राह्मण पर क्रोध करना व्यर्थ है, ना भिखारी होता है, ना महासंधि विग्रहक है, वह धर्म का व्यवस्थापक है। ऐसी बातें बाणभट्ट कहते हैं, है ना। इन्हीं की बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये चीजें मिलती हैं। आगे देखेंगे द्विवेदी जी ने तत्कालीन वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए जो संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे उपन्यास के विषय में लिखा गया है कि अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिखते। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो इस प्रकार से सारे बिंदुओं को आप देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, और परीक्षा में अगर पड़ जाए तो आप इसे आसानी से बना लीजिए। अब आगे बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से हम लोग वन लाइनर टाइप का देखेंगे, जिनमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में हुआ है। और इसे हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि बाणभट्ट की आत्मकथा 46,000 है, और 46 का मतलब हो गया 1946 में लिखा गया, 1000 का मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, और बाणभट्ट की आत्मकथा यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ठीक है ना। बता रहे हैं कि यह उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, एक आत्मकथा के रूप में चलता है और हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। तो आत्मकथा के रूप में चलता है और हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। तीसरी विशेषता है कि यह जो है इन्हीं के इस उपन्यास में राजा हरिप्रदन के दरबारी कवि जो हैं बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट के जीवन पर आधारित होगा। ठीक है ना। और यह उपन्यास, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कि हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति से पाठकों को जोड़ने में सफल हुआ है। इस उपन्यास में अनेक उत्सव, त्योहारों, पर्वों, नृत्य गान, जन उत्सव आदि का भी वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि ढेर सारे उत्सव, त्योहार, पर्व, ये सब आप देख पा रहे हैं। बता रहे हैं कि बाणभट्ट के आश्रयदाता हर्षवर्धन का समय जो है 7वीं शताब्दी माना जाता है। यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में हर्षकालीन समय जो परिस्थितियां हैं उसका वर्णन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा में जो हर्ष को 2 राज्यों का स्वामी माना गया है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। 2 राज्य के स्वामी हैं, मालिक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। उपन्यास का शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि बाणभट्ट जो है इस उपन्यास के नायक हैं। तो बाणभट्ट इस नायक है ना, उपन्यास का नायक है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि जो बाणभट्ट के बिखरे हुए जीवन सूत्रों को बहुत ही कुशलतापूर्वक कलात्मक ढंग से दर्शाया है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। बाणभट्ट से संबंधित कुछ बातें देखिए, है ना। वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था, हम लोगों ने देखा भी था। और बाणभट्ट की विशेषता बतला रहे हैं कि बाणभट्ट नियतवादी, सुसंस्कृत हैं, सभ्य हैं, श्रेष्ठ हैं, मृदुभाषी हैं और ज्ञान संपन्न हैं। ठीक है ना। बाणभट्ट की माता जो है बाल्यावस्था में ही उन्हें छोड़कर चली गई, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब वे 14 वर्ष के हुए थे तो इनके पिता, जिनका नाम चित्रभानु भट्ट है, वो भी शरीर त्याग देते हैं, यानी कि उनका भी देहांत हो जाता है। इसे भी हम लोगों ने देखा था। बाणभट्ट की विद्वता, है ना, से राजा हर्षवर्धन जो है बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बाणभट्ट को अपना राज पंडित बनाया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बाणभट्ट को असीमित ज्ञान प्राप्त है। वह ज्योतिष है, वनस्पति जगत, शिल्पकला, नृत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का ज्ञान रखता है। साथ ही वह पशु-पक्षियों की बोली को समझता है तथा सौर मंडल का ज्ञाता है। उसे नाट्य कला का विशेष ज्ञान है। वह निर्देशक, अभिनेता तथा संचालक बनता है और वह उच्च कोटि का साहित्यकार है। तो देखिए ढेर सारी विशेषताएं बाणभट्ट के विषय में बताई गई हैं।
ठीक है ना। तो बाणभट्ट को असीमित ज्ञान प्राप्त बताया गया है ना। ज्योतिष, वनस्पति, शिल्पकला, नृत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति का ज्ञान है ना, मूर्तिकला का ज्ञान, पशुओं की बोली समझता है, स्वरमंडल का ज्ञान रखता है, नाट्यकला का विशेष ज्ञान है ना, निर्देशक, अभिनेता, संचालक बनता है और वह एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी है। तो ये सब बातें दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो बाणभट्ट की बात आती है तो बाणभट्ट नारी का सम्मान करते हैं। उसे विश्वास है कि चंचल और कुलभ्रष्टा स्त्रियों में भी एक दैवी शक्ति होती है। निपुणिका को पान की दुकान पर बैठा देखकर वह कह उठता है कि तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। ये कथन कहा गया है, बाणभट्ट ने कहा है। ऐसे ही भट्टनी को संकट में जानकर वह अपना हित भी भूल जाता है, यानी कि भट्टनी को भी संकट से बचाता है। बाणभट्ट स्त्री का सम्मान करता है किंतु उसका भोग नहीं करता है। निपुणिका जो उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती है किंतु बाणभट्ट उसका निवेदन स्वीकार कर देता है। मदन श्री ने उसे देखकर कहा कि उसने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा जो स्त्री का सम्मान तो करता है पर तलवे नहीं चाटता। ये भी बातें ध्यान में रखिएगा, मदन श्री ने कहा है, ठीक है ना। अब बाणभट्ट निपुणिका तथा भट्टनी दोनों का प्रेमी है। निपुणिका के प्रति उसका प्रेम करुणाजन्य और भट्टनी के प्रति उसका प्रेम जो है श्रद्धाजन्य है, ठीक है ना। तो निपुणिका के प्रति देख लीजिएगा करुणाजन्य है और भट्टनी के प्रति उसका जो प्रेम है वो श्रद्धाजन्य है, ठीक है ना। आप आगे देख सकते हैं कि बाणभट्ट का प्रेम पवित्रता के ठोस धरातल पर टिका हुआ है। वह प्रेम को भोग विलास की कीचड़ में नहीं डुबोता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कि बाणभट्ट का प्रेम पवित्रता के ठोस धरातल पर टिका हुआ है। वह प्रेम को भोग विलास के कीचड़ में नहीं डुबोता है। ये बात देखिएगा। आगे निपुणिका के लिए वह कहता है कि धरती का पुरुष रत्न है? निपुणिका खुद कहती है, निपुणिका ने कही है, क्या कहा है कि धरती का पुरुष रत्न है। इस उपन्यास में द्विवेदी ने तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत किया है और उसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि 7वीं शताब्दी का जो वातावरण है उसको प्रस्तुत किया है और उसको प्रस्तुत करने के लिए जो भाषा है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है ना। उपन्यास की भाषा में चित्रात्मकता, अलंकारों की अधिकता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने मोटी माटी बातें देखी हैं। इसके अलावा भी एक कथन आपको मिलता है कि बहुत छुटपन से मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ। बहुत छुटपन से यानी बहुत बचपन से, छोटे था तभी स्त्री का सम्मान करना जानते हैं, बाणभट्ट ने कहा। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें भी एक दैवी शक्ति होती है और यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये बाणभट्ट का कथन है, ठीक है ना। आगे तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो। एक बार भी तुमने समझा होता कि मंदिर में हाड़ मांस है, ईंट चून का नहीं। दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। बंधन ही चारुता है, संयम है, निपुणता व्यर्थ प्रसान हो रही है। इस बाधा के कगारों पर बधी हुई जीवन सरिता ही गतिशील होती है, सरस होती है और मधुर होती है। ये बात आपको देखने को मिलेगा उपन्यास में। आगे आप देख रहे हैं कि मैं आज स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि जितने बधे बधाए नियम और आचार हैं उनमें धर्म अटता नहीं। वह नियमों से बड़ा है, आचार्यों से बड़ा है और मैं जिनको धर्म समझता हूँ वे सब समय और सभी अवस्था में धर्म ही नहीं है। जिन्हें अधर्म समझता रहा वे सभी सब समय और सभी अवस्था में अधर्म ही नहीं कहे जा सकते। योगी ने मुझे बताया था कि जिस दिन तू धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझ लेगा उसी दिन त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार पा लेगा। तो ये मोटी मोटी बातें जो उपन्यास में आई हैं इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है।
तो इस प्रकार से इसे तैयार करिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए उपन्यास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।